देखो आई एम लाइव और नॉट। डिड इट स्टार्ट? क्लास में ही रहना। So, a very, very good morning to all my dear, lovely foundation students. Welcome to the first class of economics. ठीक है? So, welcome to the first class of economics. लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, सबको अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ना बहुत इजी है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। क्या बोल रहे हो मैम? कॉन्सेप्चुअल मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स है क्या? हाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में मैक्सिमम पोर्शन जो है ना वो माइक्रो टॉपिक का है। माइक्रो आप समझते हो, खाली फुल ऑफ डायग्राम्स, खाली डायग्राम डायग्राम डायग्राम। तो अगर डायग्राम समझ लिया ना तो कुछ भी क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। और दूसरा चीज, यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो, आप इसको हल्के में लोगे, जय माता दी, टिक्की टिक्की, बुरी तरह पिटोगे। नेगेटिव मार्किंग भी होता है सीए फाउंडेशन में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो और आप समझ रहे हो एमसीक्यू है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो हमें गहराई में जाकर पढ़ना होगा। डिस्क्रिप्टिव थोड़ी है कि टॉपिक का बस 2-3 लाइन लर्न कर लिया, फिर हम लोग तो भाई चैंपियन है, कैसे उस 2-3 लाइन को 2-3 पेज में कन्वर्ट करना है, हमने उसमें महारती हासिल कर लिया है। वो सब यहाँ काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लैरिटी के संग आने चाहिए। और अगर कॉन्सेप्चुअली आप साउंड हो, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, तो ट्रस्ट करो कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। और ये मेरा गारंटी है कि अगर आप मेरा सारा क्लासेस विदाउट फेल करोगे तो 90 प्लस मिनिमम आना है, मिनिमम सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, लास्ट में जो हम लोग का एमईपीएल उत्सव सेशन होता है, अभी देख रहे होगे मई बैच का चल रहा है, मई जून टर्म का, डेली जो है फैकल्टीज लोग आकर रिवीजन लेक्चर लेते हैं, मैराथन्स, बूस्टर, स्कैनर, ये सब हम लोग सब सॉल्व करवाते हैं। और मेरा होमवर्क कर लोगे तो 95 प्लस गारंटीड है। मैम इतना कॉन्फिडेंस कैसे? एक्सपीरियंस, पास्ट रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, जाके करो। मैराथन के नीचे पढ़ो बच्चा लोग क्या लिखा है, जितना भी मैम पढ़ाया है ना सब उसी में से आया है। तो आपको बस मेरा हाथ पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। कुछ भी मैम एक्स्ट्रा करना है, इंस्टीट्यूट का मैट खोलना है क्या, ये स्कैनर खरीद ले क्या हम लोग मार्केट से, या कोई एक्स्ट्रा बुक खरीद ले क्या? कुछ नहीं। डिड यू गेट माई मैट? एक जन मैट देना मेरे को, मेरा मैट देना। यस, थैंक यू। ये मैट, ये मैट है सबके पास? नहीं है तो अभी ले लेना, इशू हो गया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डोंट हैव दिस मैट? प्लीज कलेक्ट इट आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर। क्लास जब खत्म होगा ये मैट कलेक्ट कर लेना। ये मैट सेल्फ ड्राफ्टेड, पूरा मेरे हाथों से मैंने बनाया है। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ही करेगा ना, टाइपिंग तो टाइपिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, लेकिन इसका जो कंटेंट है इतना ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, सारे सवाल इस मैट से आते हैं। खाली ये मैट पढ़ लोगे, पतला सा मैट है, देख रहे हो, एकदम कॉन्साइसली वेल ड्राफ्टेड स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर में बनाया गया है। ये मैट रामबाण इलाज है। ये मैट कर लोगे इकोनॉमिक्स में और मेरा लेक्चर कर लोगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना हो, मेरे को आप लोगों पे कॉन्फिडेंस है कि 90 प्लस मिनिमम है। और बच्चों का आता है सबसे स्कोरिंग पेपर पूरे कोर्स में यही वाला है, समझ में आ रहा है? तो और एक चीज बताना ना प्लीज, और एक चीज बताना, कोई ऐसा है जिसका क्लास 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं था? प्लीज हाथ उठाना, प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपरली, प्रॉपरली, आई वांट टू सी बिग हैंड्स। अरे वाह, तालियां इनके लिए, तालियां। तालियां क्यों? इतने बदमाश होना मतलब आप लोग, वेरी गुड। तालियां इसीलिए क्योंकि इन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, जो बच्चा लोग 11-12 में पढ़ रखा है ना, थोड़ा सा उन लोग में कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। क्या डिमांड पढ़ेंगे हम लोग, तो डिमांड पे पीएचडी करके आए हैं, छोड़ो ना। मैं 12 से 14 क्लास लेती हूँ सिर्फ डिमांड का, समझ रहे हो? बोले क्या 14 क्लास, हम लोग तो 2 क्लास में खत्म कर देंगे। तो अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना, ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ का लेवल अलग है। आपने जो 11-12 में पढ़ा है, ठीक है, आपने जो 11-12 में पढ़ा है और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। प्लस 11-12 में एमसीक्यू पैटर्न नहीं था भाई, अभी पैटर्न ही अलग है एग्जाम का। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के संग मेरे क्लास में मत बैठना, ठीक है? वो आपको समझ में आएगा जब आप लेक्चर्स करोगे कि आप अभी जो सीख रहे हो और जो क्लास 12 लेवल में सीखा था कितना ज्यादा डिफरेंस है उसमें।
समझ रहे हो? तो एक एक लेक्चर को अच्छे से करना है। और जिन बच्चों का 11-12 में इकोनॉमिक्स नहीं था, ये नहीं सोचना है यार हमें तो लग रहा है कि हम जो है ना एकदम मतलब लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बाकी बच्चों को ज्यादा आंसर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। MEPL में हर एक चीज को स्क्रैच जरूरत लेवल से पढ़ाया जाता है, ABCD की तरह, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लेना इकोनॉमिक्स था कि नहीं था। विल टॉक लेटर ऑन, ठीक है? चलो, let us start with the lecture. Let us start with the lecture. रोहित, सोहम, राहुल, स्नेहा, विपुल, सारे YouTube लाइव वाले बच्चे फटाफट जो है एडमिशन ले लो और फेस टू फेस क्लासेस में आ जाओ, और नहीं तो लाइव फ्रॉम होम वाला बैचेस को अवेल करो, ठीक है? इनिशियली 3 दिन जो है हमारा क्लासेस YouTube में लाइव स्ट्रीम होगा, बट 3 दिन के बाद हमारा जो रेगुलर क्लासेस है ना वो MEPL ऐप में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? MEPL ऐप के बारे में आप जानते हो। तो जो बच्चे फेस टू फेस कर रहे हैं उनको पता है, उन्हें सब चीजों का आनंद लेने को मिल रहा है, फेस टू फेस भी कर सकते हैं, लाइव फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, उन्हें GD का भी एक्सेस है, PD का भी एक्सेस है, सब चीज का एक्सेस है। सो पे फॉर वन एंड गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है? तो यानी अगर कोई कारणवश आप फेस टू फेस नहीं भी करने आ सकोगे तो आप लाइव फ्रॉम होम कर सकते हो। लाइव फ्रॉम होम भी मिस कर दिया तो जो सेम डे क्लास हुआ है उसका बैकअप 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। पता है आपको ये सब चीज? ड्राइव में अपलोड हो जाएगा क्लासेस विद इन 24 आवर्स, अगर कोई क्लास आपका मिस हो जाता है तो, ठीक है? तो चलो आज का हम लोग पहला लेक्चर को चालू करते हैं। और आज जो फर्स्ट क्लास है हमारा वो क्या होने वाला है? डिमांड टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है बताओ? डिमांड। मैम हमें कुछ लिखना है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ लिखने का दरकार नहीं है, बस चिल आउट करो। चिल करना जानते हो ना? चिल करो, खाली लेक्चर देखो जो पढ़ा रही हूँ। मैथ में मार्किंग नहीं करे क्या मैम? नहीं, जो बोलूंगी बस वही करो, सब मैं करवाऊंगी हाथ पकड़ पकड़ के, ठीक है? मैथ में मार्किंग भी मैं ही करवाऊंगी, आपको नहीं करना है। तो मैथ खोले नहीं क्या? नहीं, बंद करके रख दो। तो मैम क्या खोले? कुछ नहीं, बोर्ड में बस देखो, ठीक है? स्क्रीन में बस देखो जो पढ़ाया जा रहा है। जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, whatever I am teaching you, फुल फोकस ऑन द लेक्चर, फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द लेक्चर, ठीक है? खाली सुनोगे। बट कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना लिखे बिना समझ ही नहीं आता, होता है ना कोई कोई बच्चा, यार आदत है रनिंग नोट्स लिखने का। तो अगर ऐसा कोई आदत है तो अपना आदत को जो है, मैं नहीं बोलूंगी छोड़ो, कंटिन्यू करो। बट क्या होता है ना, लिखने जाते हो ना तो फिर आधा सुनते हो। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी सब मैथ में है, तो लास्ट में तो मैथ से मार्किंग करवा ही दूंगी ना, समझे कि नहीं? बोलो। सो हाउ इज द एनर्जी लेवल? आर यू एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स? सुनाई नहीं दिया? Yes, that is the spirit. तो चलो, welcome everyone wholeheartedly for the first class of economics. Let us bang on. Let us bang on. चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिमांड का टॉपिक। तो ध्यान से सुनना, क्या हुआ बोलो? एकदम शांत, जब पूछेंगे तब आंसर दोगे। चलो बताओ, व्हाट डज द वर्ड डिमांड मीन्स? ध्यान से सुनना, डिमांड चैप्टर में हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हम लोग सब कौन है? हम लोग सब कंज्यूमर है। हम लोग सब कौन है बताओ? कंज्यूमर। तो जो भी आंसर दोगे किसके पर्सपेक्टिव से देना है? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, कि हम लोग कौन है बताओ? कंज्यूमर। तो ध्यान से सुनना, डिमांड शब्द का मतलब क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू दी quantity of a commodity. Demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time. तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या बोला? ये देखने में तो लग रहा है यार इतना बड़ा डेफिनेशन है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? डिमांड जब भी करोगे, जब भी आप कोई चीज डिमांड करोगे, दुकान में गए डिमांड करने, क्या बोलोगे दुकानदार को? जितना भी सामान है सब दे दो क्या? कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी स्टेट करोगे, मुझे ना 2 पैकेट खरीदना है, मुझे ना 4 पैकेट खरीदना है, मुझे ना 2 kg खरीदना है, मुझे 1 लीटर खरीदना है। सो आर यू गोइंग टू डिमांड अ स्पेसिफिक क्वांटिटी? यस और नो? कि अनलिमिटेड क्वांटिटी?
स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो यानी ये समझ में आया, डिमांड जब भी करोगे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का डिमांड करोगे। किसका डिमांड करोगे? स्पेसिफिक क्वांटिटी का। क्या प्राइस पूछोगे क्या कि जो मर्जी प्राइस वो मांगेगा दे दोगे? स्पेसिफिक प्राइस पूछोगे कि नहीं पूछोगे? प्राइस मैटर करेगा कि नहीं करेगा? प्राइस पूछने के बाद ही तो सामान खरीदते हैं। प्राइस ज्यादा लगता है तो हम शायद सामान नहीं भी खरीदते हैं। तो यानी जो भी आप डिमांड कर रहे हो, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, एक स्पेसिफिक प्राइस पे डिमांड कर रहे हो और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे भी डिमांड कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में आपका डिमांड अलग अलग हो सकता है। क्या जरूरी है आज जो डिमांड कर रहे हो कल भी वही डिमांड करोगे? आज अगर रोटी खाया तो कल भी रोटी खाओगे? ऐसा होता है क्या? डिमांड हर दिन हर पर्सन के साथ समय के संख्या होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो जो भी डिमांड करोगे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का करोगे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे करोगे। तो मैंने तीन चीज बोला, व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डिमांड? स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो थ्री एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड मुझे बताओ क्या क्या है? स्पेसिफिक क्वांटिटी, नंबर टू स्पेसिफिक, नंबर थ्री टाइम एंड प्लेस, दोनों टाइम एंड। अब ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। Quantity of a commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase. Ready to purchase का मतलब हुआ desire। कोई भी चीज आप डिमांड कब करोगे? कोई भी चीज आप डिमांड कब करोगे? जब आपके अंदर उस चीज को खाने का इच्छा है। अगर इच्छा ही नहीं होगा डिजायर करोगे क्या? नहीं करोगे ना। डिमांड करोगे क्या? नहीं करोगे। अब एक बात बताओ, कोई स्मोकिंग करता है? मैम क्या बोल रहे हो? हम लोग नहीं पीते सिगरेट, हम लोग भोले वाले बच्चे हैं। तो सिगरेट अच्छा ही नहीं लगता तो पीते ही नहीं हो, तो सिगरेट को क्या खरीदने का इच्छा रखोगे क्या? नहीं, वहां डिजायर ही नहीं है। पैसा का तो बात ही छोड़ो, ऐसा नहीं है हमारे पास पॉकेट में पैसा है, बहुत पैसा है, खरीद सकते हैं। लेकिन ये सब ना नशीली पदार्थ जो होती है ना, सब बेकार होती है। हम लोग इसका सेवन नहीं करते तो हम इसका कभी भी डिजायर नहीं करेंगे, और डिजायर ही नहीं करोगे तो डिमांड कहां से करोगे? तो पहला चीज मैंने आपको सिखाया, कोई भी कमोडिटी का डिमांड करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? इच्छा, विलिंगनेस, डिजायर। ठीक है, दूसरा खाली इच्छा होने से तो नहीं होता ना। अगर इच्छा होने से सब कुछ होता तो आज भिखारी क्या भिखारी रहता? वो मुकेश अंबानी बन जाता ना। तो डिजायर के संग क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? पैसा, परचेजिंग पावर। क्या होना जरूरी है? परचेजिंग पावर। तो खाली डिजायर होने से कुछ नहीं होता, पॉकेट में पैसा भी होना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू परचेज। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एबिलिटी टू परचेज। तो यानी डिमांड करने के लिए दो चीज होना जरूरी है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। डिजायर प्लस परचेजिंग। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, देखो, रेडी, विलिंग एंड दूसरा क्या बोला? एबिलिटी टू परचेज। तो एक रेडीनेस होना चाहिए, रेडीनेस मतलब डिजायर, विलिंगनेस मतलब डिजायर, और दूसरा एबिलिटी। एबिलिटी मतलब पॉकेट में क्या होना चाहिए? पैसा। तो यानी डिमांड का अगर मैं छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन बोलूं तो वो हो जाएगा डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। क्या हो जाएगा बताओ? डिजायर प्लस, सो डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अ बेगर कैन डैश फॉर अ बंगलो। बेगर बोल रहा है और उसके संग बोल रहा है बंगलो। तो ध्यान से सुनना, अ बेगर कैन डैश, डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर अ बंगलो। ऑप्शन सुनना ध्यान से, नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 डिजायर, नंबर सी बोथ, नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्या बोलोगे? बोथ कैसे? बेगर है, भिखारी किसको बोलते हैं? जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो एबिलिटी टू परचेज, तो डिमांड कर पाएगा। तो डिमांड कैसे हुआ? खाली क्या होगा? डिजायर। तो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा? डिजायर। सो अ बेगर कैन ओनली डिजायर फॉर अ बंगलो, ही कैन नॉट डिमांड बिकॉज ही डज नॉट हैव परचेजिंग पावर। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, तो बोथ कैसे हुआ? बोथ थोड़ी होगा, खाली क्या बोलोगे? डिजायर। समझ में आया? हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर सीए, सीएमए, सीएस वाले बच्चे बैठे हुए हैं उन लोग के लिए क्या बोलेंगे? अभी तो आप लोग भी डिजायर ही कर सकते हो, लेकिन हाँ, आज से 3 साल बाद जब रेम्यूनरेशन कमाने लगोगे आपका डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो वापस से मुझे बताओ, डिमांड को मैंने पूरा डिमांड का डेफिनेशन का पोस्टमार्टम एनालिसिस कर डाला। मैंने क्या क्या बोला बताओ? डिमांड के अंदर 3 एलिमेंट होना जरूरी है, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस। फिर दूसरा चीज मैंने क्या बोला? एबिलिटी होना चाहिए प्लस डिजायर होना चाहिए। तो अब ये बड़ा डेफिनेशन लर्न करने में बताओ दिक्कत आएगा? ये इतना बड़ा डेफिनेशन देखने में लग रहा था बट है कितना सिंपल।
तो ध्यान से सुनना, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लर्न हुआ ये डेफिनेशन? बोलो, बोल पाओगे? बोल पाओगे? रटते हो ये डेफिनेशन को कि समझ के बोल पा रहे हो? समझ लिए? 3 एलिमेंट होना जरूरी है और डिजायर प्लस परचेजिंग पावर वर्ड होना जरूरी है। तो ये बड़ा डेफिनेशन, मेरे साथ साथ बोलो विथ फुल जोश, विथ फुल एनर्जी। बोलो 1 2 3 स्टार्ट। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time। तो डिमांड का प्यारा डेफिनेशन क्या हो गया? डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। ठीक है, और 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या हुआ बताओ? 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड बोलते जाओ। क्वांटिटी, तो 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया। 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया। डिमांड का छोटा डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड का डेफिनेशन। आर वी थ्रू विद दिस? आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बताओ क्या? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड? तो अब ध्यान से सुनना, डिमांड का क्या क्या फीचर है। सबसे पहला फीचर, ध्यान से सुनना, डिमांड depends upon utility of the commodity। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ग्रेटर इज द यूटिलिटी, ग्रेटर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। एक बात बताओ ना, किसी को यूटिलिटी का मतलब आता है? रेज योर हैंड। एनीवन नोज व्हाट इज यूटिलिटी? कोई ऐसा बच्चा है जिसको यूटिलिटी का डेफिनेशन आता है? चलो बताओ, व्हाट इज योर नेम? Prince. Okay, Prince will tell me what is utility. Tell me. Very good. Want satisfying power of a commodity is called utility. Want satisfying power of a commodity is called utility. कोई भी commodity जिसको खाकर या जिसको कंज्यूम करके आपके वांट का क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन, वो आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा है? यूटिलिटी। वो आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा है? यूटिलिटी। लेकिन यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि आपके लिए यूटिलिटी जो कमोडिटी दे रहा है वो आपके लिए यूजफुल भी हो। यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम। यूटिलिटी और यूजफुलनेस क्या सेम होता है? नेवर। यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम नहीं होता है। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एक चेन स्मोकर है, वो स्मोकिंग करते रहता है दिन भर, उससे उसको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, उसको तृप्ति मिलता है। तो उसके लिए वो क्या क्रिएट करे? यूटिलिटी। बट क्या स्मोकिंग सिगरेट बॉडी के लिए यूजफुल होता है? बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन जाता है, क्या होता है? कैंसर का कॉज होता है। तो ऑल्दो वो उसको यूटिलिटी तो दे रहा है, बट क्या उसके लिए यूजफुल है? नहीं। तो जरूरी नहीं है जो चीज आपको यूटिलिटी दे वो आपके बॉडी के लिए यूजफुल हो। लेकिन हम लोग वही चीज डिमांड करते हैं जो हमारे को क्या देता है? यूटिलिटी। हम लोग यूजफुलनेस नहीं देखते हैं। तो जो चीज मेरे को यूटिलिटी देगा हम उसका ज्यादा डिमांड करेंगे, जो यूटिलिटी कम देगा हम उसका डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, तो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ? यूटिलिटी। और यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। सेकंड फीचर सुनना, डिमांड शब्द का मतलब होता है इफेक्टिव डिमांड। डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड का मतलब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। तो दूसरा पॉइंट तो लर्न है ऑलरेडी। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। एंड द लास्ट फीचर ध्यान से सुनना, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट। अब ये फ्लो क्या है? स्टैटिक का ऑपोजिट। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, फ्लो मतलब वैरीज। तो यानी ये चेंज होते रहता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। डिमांड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो अब मैं एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे बताओ आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? रोटी खाया। ठीक है, बैठो। आपने क्या खाया ब्रेकफास्ट में? हाँ, सेकंड बेंच। रोटी खाया, सेम हो गया डिमांड। बैठो। आपने क्या खाया? अरे बाप रे सब यहाँ रोटी लवर्स है क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं खाती थी रोटी अपने टाइम। कुछ तो अलग बोलो। अरे आलू पराठा भी तो रोटी है अरे किसी ने रोटी छोड़कर कुछ नहीं खाया क्या? सैंडविच खाए। तो एक बात बताओ, व्हाट इज योर नेम?
सोंक्रिप, सोंखोदीप, मैरी। तो सोंखोदीप ने और मैरी का डिमांड अलग अलग था कि सेम था? उसका था डिमांड फॉर फूड सैंडविच, इसका डिमांड फॉर फूड क्या था? रोटी। तो दोनों का डिमांड अलग अलग है कि नहीं? तो अलग अलग व्यक्ति का डिमांड अलग अलग हो सकता है कि नहीं? डिमांड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाउ डज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एक बात बताओ, इंडिया में जो विमेन होती है, आप लोग अपने आप को विमेन मत बोलना, बोलोगे नहीं मैम हम लोग तो यंग गर्ल्स है, लेडीज है, हाँ एकदम ठीक है। जो आपकी मम्मियां हैं वो क्या पहनती है? बोलोगे साड़ीज पहनती है मोस्टली। तो इंडिया में आप देखोगे विमेन आर डिमांडिंग साड़ीज ज्यादा, बट व्हेन यू गो टू फ्रांस, फ्रांस के बारे में सुना होगा ना, जहां लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है वहां की जो विमेन है वो लोग साड़ी में दिखाई देती होगी? किस में दिखाई देती है? हाँ, वेस्टर्न में। क्या वेस्टर्न? जीन्स, शॉर्ट्स, ठीक है, एकदम कूल रहती है। उन्हें शायद साड़ी का मतलब भी नहीं पता होगा। तो देखो ना, प्लेस टू प्लेस सबका डिमांड क्या हो रहा है? सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। टाइम टू टाइम भी अलग अलग होता है क्या? हाँ। अब ध्यान से सुनना, जब आप एकदम छोटे से बेबी थे, आप लोग शायद डायपर पहनते होगे, क्या अभी भी डायपर पहनोगे क्या? टाइम के संग बड़े हो गए ना, टाइम के संग आपका डिमांड अलग हुआ कि नहीं हुआ? टाइम के संग आपका डिमांड सेम रहा कि अलग हुआ? अच्छा, जब छोटे से बेबी थे ना, आप लोग बॉटल फीडिंग करते थे, अभी क्या बॉटल में दूध पीते हो, बॉटल में जूस पीते हो कि ग्लास में पीते हो? ग्लास में, है ना? तो आपका डिमांड चेंज हुआ फ्रॉम टाइम टू टाइम, यस और नो? तो डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, डिमांड इज अ, it varies from person to person, place to place, time to time. Demand is a flow concept. Is it a static concept? Exam में question आता है, is it a static concept? True की false? It is a flow concept. Varies from person to person, place to place, time to time. टाइम टू टाइम में देखो ना, विंटर सीजन में हम लोग मोटा मोटा स्वेटर जैकेट पहन लेते हैं, समर सीजन अभी आ रखा है, क्या जैकेट पहनकर आ जाओगे? नहीं, हम लोग थिन वुलन कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। वी आर वांटिंग एयर कंडीशनर रूम, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, चिल्ड वाटर, आइसक्रीम, आइस, गोला, ये सब खाते हैं ना? अरे गोला पता है ना क्या होता है? हाँ। तो डिमांड क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। तो दीज आर द थ्री फीचर्स ऑफ डिमांड। ये मेरा क्या हो गया बताओ? थ्री फीचर्स ऑफ डिमांड। तो हमने क्या क्या सीखा? डिमांड का डेफिनेशन सीखा, फिर उसके बाद डिमांड का छोटा वाला डेफिनेशन सीखा, फिर डिमांड का एलिमेंट सीखा, फिर सीखा थ्री फीचर्स ऑफ डिमांड। तो यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ, पूरा पिक्चर यहां तक क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ? नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या है बताओ? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो रुक जाओ, दूसरा शीट क्रिएट करना होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो बताओ क्या है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब यहां से ना पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज चालू हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया ना सब थ्योरेटिकल था, लर्न करने का था, उसमें ऐसा कुछ मजा नहीं आया पढ़ के, ठीक है, नॉर्मल था, बच्चा वाला चीज पढ़ा। अब यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू करने वाले हैं। डिमांड फंक्शन दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। अभी हम लोग पूरा डिटेल में आज क्या डिस्कस करने वाले बताओ? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कैसा दिखाई देता है, अब लग रहा है हाँ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल फंक्शन है, कुछ हम लोग अलग चीज पढ़ने वाले हैं। देखो तो ये जो ध्यान से दिखाई दे रहा है मैंने क्या क्या लिखा, डी मेरा हो गया डिमांड, एक्स मेरा हो गया कमोडिटी का नाम। तो dx का मतलब हो गया डिमांड फॉर अ कमोडिटी जिसका नाम मैंने x रख दिया। अगर आपको x नाम अच्छा नहीं लग रहा है ना तो कुछ भी नाम रख दो, a रख दो, b रख दो, z रख दो, या आपको ABCD लेटर्स भी नहीं अच्छा लग रहा है, अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। मान लो हम लोग क्लोथ्स का डिमांड का डिस्कशन करें, शर्ट्स का, शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है ना सबको, इवन गर्ल्स शर्ट पहनना अच्छा लगता है कि नहीं? सो इमेजिन करो हम लोग डिमांड फॉर शर्ट्स का बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अब लिखेंगे डी शर्ट्स, इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो शर्ट को मैंने सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख दिया? एक्स। तो एक्स मतलब समझ गए, कमोडिटी का नाम है, विच कैन बी एनीथिंग जो आप डिमांड करना चाहते हो। एक्स कैन बी एनीथिंग जो आप क्या करना चाहते हो, डिमांड। डी वर्ड का मतलब, डी लेटर का मतलब क्या हो गया? डिमांड। सो डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स। एफ का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप, एफ स्टैंड्स हियर फॉर व्हाट? फंक्शनल रिलेशनशिप। पी मतलब प्राइस, एक्स मतलब हो गया वही कमोडिटी जिसका आप डिमांड का बात कर रहे हो, तो पी एक्स क्या हो गया? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। क्या बोला बताओ? प्राइस ऑफ द OWN,
ओन कमोडिटी क्यों बोला? क्योंकि उसी का डिमांड का बात हो रहा है और उसी का प्राइस का बात हो रहा है. PR अगेन प्राइस बट ऑफ द रिलेटेड गुड्स. PR स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्राइस ऑफ द. क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे. I मतलब इनकम. इनकम कमाते हो क्या? ठीक है. I मतलब क्या हो गया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है. T मतलब क्या हो गया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. FE मतलब क्या हो गया? फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मैम आप इतना फटाफट पढ़ा दिए. अरे अभी पढ़ाया नहीं है, अभी एक एक करके पढ़ाऊंगी. अभी तो जस्ट आपको फुल फॉर्म बताया है. सो डोंट वरी, हम लोग सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब ध्यान से सुनना. आप डिमांड करते हो ना जब, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके डिमांड को चेंज कर सकते हैं. या तो आपके डिमांड को बढ़ा सकते हैं या तो आपके डिमांड को गिरा सकते हैं. वो सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. और जब भी एक फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो बाद बाकी फैक्टर्स जानते हो क्या रहेगा? कांस्टेंट. बाद बाकी फैक्टर्स क्या रहेगा? उसके लिए हम लोग एक प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं, सेटेरस पेरिबस. क्या बोला? सेटेरस पेरिबस. सेटेरस पेरिबस शब्द का मतलब अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. सबसे पहला फैक्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या है बताओ? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, जिसका सिंबल क्या है बताओ? PX. तो यानी अभी किसका रिलेशन डिस्कस हो रहा है? किसका रिलेशन डिस्कस हो रहा है? PX का और DX का. PX का और DX का. प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके डिमांड के ऊपर में, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो जब भी एक फैक्टर चेंज होगा, मैंने अभी क्या बोला जस्ट नाउ, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? तो बाकी सबके ऊपर क्या आ जाएगा? बार साइन. क्या आ जाएगा? तो किसके ऊपर बार साइन बैठाऊं? PX के ऊपर भी बार डाल देते हैं ना. क्यों? क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है ना, वो तो क्या हो रहा है? बट बाद बाकी फैक्टर चेंज. तो यानी ये किसका रिलेशन स्टेट कर रहा है? प्राइस का डिमांड के ऊपर. जब प्राइस चेंज होगा ना, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. तो अब ध्यान से सुनना. आप मार्केटिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो आप सबसे पहले प्राइस टैग चेक करते हो. अगर प्राइस गिर गया, मान लो आप पैंटालून्स में अपने लिए शर्ट खरीदने गए, डिस्काउंट लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, तो सेल की वजह से प्राइस क्या हो जाता है? कम. तो अगर प्राइस गिरता है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? ज्यादा शर्ट्स खरीद लेते हो. तो व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी राइजेस. लेकिन मान लो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्राइस बहुत ज्यादा, तो अब आपको क्या लगता है? यार इतना महंगा हो गया सामान, अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा कम ही खरीदते हैं, ज्यादा नहीं खरीदेंगे. तो आप अपना क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दोगे? गिरा दोगे. क्या कर दोगे? तो व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या करोगे? ज्यादा की कम? ज्यादा की कम. प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी, तो यानी क्वांटिटी को क्या करवा दोगे? कम करवा दोगे. क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल. क्वांटिटी डिमांडेड विल. लेकिन अगर प्राइस गिर गया, वाओ, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्राइस गिर गया है, तो हम लोग का डिमांड क्या हो जाएगा? यानी क्वांटिटी डिमांडेड को क्या कर दोगे? तो यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है. अरे एक बढ़ रहा है तो दूसरा, और एक गिर रहा है तो दूसरा. यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट में? ऑपोजिट डायरेक्शन को डायरेक्ट बोलते हैं कि इनवर्स. यानी कौन सा रिलेशन आया? So there exists an inverse relationship between price and quantity demanded, which means when price of the commodity rises, quantity demanded will fall, and vice versa. Ceteris paribus. Ceteris paribus मतलब? अरे other factors are remaining constant. एग्जाम में पता है इंस्टीट्यूट यही वाला सवाल देता है अलग से सजा के. Ceteris paribus means dash. क्या हम इतने बेवकूफ है कि हमें सेटेरस पेरिबस का मतलब नहीं आता होगा? ये तो कितना बेसिक डेफिनेशन है जो सबको आता होगा, बट इंस्टीट्यूट को लगता है हम लोग सब बेवकूफ है. ये इतना इजी क्वेश्चन देता है, सेटेरस पेरिबस का मतलब बताओ, तो क्या बोलोगे? अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो यानी इसका मतलब हमेशा हमें रिलेशनशिप पढ़ना है दो फैक्टर के बीच में. प्राइस, दो फैक्टर मतलब दो वेरिएबल के बीच में. प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एट अ टाइम ओनली वन फैक्टर कैन चेंज. एट अ टाइम ओनली वन फैक्टर कैन चेंज. तो यहां पे रिलेशन कैसा आया? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा आया? तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप ऑपोजिट होता है, इनवर्स होता है, तो जो शेप होता है ना कर्व का, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. इट इज ऑलवेज व्हाट? अभी मैं पूरा दिखाऊंगी, बट अभी एक बार आप ये याद करो, हमेशा शेप क्या आएगा? डाउनवर्ड. यानी मैम बोलने का आपका मतलब क्या है? अगर वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हुआ, ध्यान से सुनना, वेरी क्रूशियल, ये अगर स्टार्टिंग क्लास समझ लोगे ना, आप कोई भी डायग्राम बना लोगे और आपका जो ग्राफ का फोबिया है ना दिमाग से निकल जाएगा. ध्यान से सुनना,
अगर दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अगर डायरेक्ट मतलब दोनों जन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों जन भर रहे, जरूरी नहीं है, दोनों जन गिर भी तो सकता है। मैंने क्या बोला? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेशन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। रिलेशन को क्या बोलेंगे? तो शेप इसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। बट यहां पे दोनों का रिलेशन कैसा है? अरे रिलेशन कैसा है? शेप पूछा क्या? रिलेशन कैसा है? तो शेप कैसा होगा? शेप कैसा होगा? हाँ, अब ग्राफ आता है, बोलो कितने जन को ग्राफ से डर लगता है? हाथ उठाओ। कितने जन को? अरे शर्माने का कोई बात नहीं है, ग्राफ से डर लगता है, समझ ही नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। वेरी गुड, मेजॉरिटी। और हम लोग बोलते हैं हम लोग 11-12 में इकोनॉमिक्स पढ़कर आए। अच्छा, लेकिन मैं आपको प्रूफ करूंगी, आपको ग्राफ आता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है इसमें? आता है? कौन सा एक्स एक्सिस? वर्टिकल है, थप्पड़। एक इसको यही नहीं पता वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। स्केल देखा है कभी? रूलर कभी पड़ा है तुम्हारे ऊपर? तो वो वर्टिकल एक्सिस है। रूलर ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहता है ना, वो क्या हो गया? वर्टिकल। उसी रूलर को जब ऐसे आप टान दोगे तो क्या बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा क्या है ऊपर वाला? वाई एक्सिस। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, फर्स्ट टाइम लिखे, अब कभी नहीं लिखूंगी लाइफ में, मतलब आपके लाइफ टाइम में, कि एक्स और वाई क्या होता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, हमेशा सारे ये सब मैं बेसिक फंडामेंटल्स बता रही हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा पूरे डिमांड के चैप्टर में वाई एक्सिस में हम लोग फैक्टर्स को मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे? और एक्स एक्सिस में हम लोग डिमांड को मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे? तो यहां पे हम लोग किस कमोडिटी का डिमांड का बात कर रहे हैं? बताओ क्या? अरे बताओ। एक्स। शर्ट तो अपने दिमाग में सोचने बोला था ना, यहां पे क्या दिखाया? तो यहां पे क्या लिखूंगी? क्वांटिटी डिमांडेड। किसका? किसका? कमोडिटी का नाम क्या है? तो हमेशा यहां नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? डिमांड। और वाई एक्सिस में क्या लिखूंगी? फैक्टर। अभी कौन से फैक्टर का डिस्कशन हो रहा है? प्राइस। खाली प्राइस बोलने से हो जाएगा? पूरा बोलो मुंह खोल के। प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, यानी जिसका डिमांड उसी का। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख लू पीएक्स। पीएक्स मतलब ही तो प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी होता है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, ये बीच में जो ओ लिखा है ये क्या है? जीरो, ओरिजिन। ये क्या है मेरा? अब ध्यान से सुनना, मान लो, और यहां पे हमेशा याद रखना हम लोग प्राइस पर यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्राइस। टोटल प्राइस नहीं लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं? प्राइस पर यूनिट। क्या लिखते हैं? प्राइस। शर्ट का दाम 1000 रुपया था, कितना रुपया दाम था बताओ? हम लोग खाली पता है कितना खरीदते थे? 2 शर्ट। जब 1000 रुपया का शर्ट मिल रहा था ना, हम लोग कितना शर्ट खरीदते थे? 2 शर्ट। अभी पता है पेंटालून में सेल लगा है, जो शर्ट आप 1000 रुपया में खरीदते थे ना, वो सेम शर्ट 500 रुपए में मिल रहा है। 500 रुपए में। वाओ, खरीद लेना जाके। तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? 500। प्राइस फॉल हो गया। प्राइस फॉल होना यानी नीचे जाओगे कि ऊपर? इतना तो आता है बेसिक। प्राइस फॉल यानी नीचे गए ना। तो अब मुझे बताओ, जब प्राइस गिरा तो आप क्वांटिटी क्या करोगे? बढ़ा दोगे ना। क्वांटिटी क्या करोगे? तो बढ़ाओगे, यानी एक्स एक्सिस में राइट साइड जाओगे कि एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड जाओगे? एक्स एक्सिस में कहां जाओगे? राइट साइड। अरे मैनेजमेंट टीम, फ्लाइज का कुछ करो। स्प्रे 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 स्प्रे। बताओ क्या करोगे? मान लो आप कितना शर्ट खरीद रहे हो? 4 शर्ट। हम लोग डबल खरीदेंगे। कितना खरीद रहे हैं? 4 शर्ट। ठीक है, तो आपने शर्ट्स का डिमांड बढ़ा दिया, इधर चले गए, तो 500 रुपया एक शर्ट का दाम है कि 4 शर्ट का दाम है? एक। इतना समझ में आता है ना? मैंने ऊपर में क्या लिखा है? प्राइस पर यूनिट, यानी 4 शर्ट कितना में खरीदा होगा? ये सब समझ में आता है ना? बट हमें यहाँ टोटल प्राइस से मतलब नहीं है, हम लोग हमेशा यहाँ क्या लिखेंगे? प्राइस पर यूनिट। तो अभी 500 रुपए में कितना शर्ट खरीद रहे हो? 4 शर्ट। कितना शर्ट खरीद रहे हो? मान लो शर्ट का दाम बढ़ गया, 2000 रुपया हो गया। कितना हो गया बताओ? शर्ट का दाम बढ़कर कितना हो गया? 2000 रुपया। बाप रे, इतना महंगा शर्ट हो गया। अब तो लग रहा है एक ही शर्ट में काम चलाना पड़ेगा, यानी घर पहन के जाएंगे इंस्टीट्यूट, फिर घर आकर धोएंगे, फिर नेक्स्ट डे वही पहन के जाएंगे, फिर घर आकर धोएंगे, फिर नेक्स्ट डे वही पहन के जाएंगे। यानी अभी कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा मुझे बताओ? एक। मैंने डिमांड भयानक वाला क्या कर दिया? गिरा दिया। क्यों? क्योंकि भयानक वाला प्राइस क्या हो गया? राइस। तो अब प्राइस राइस हो ना 2000, अब मैं खाली एक ही शर्ट खरीद रही हूँ। कितना शर्ट खरीद रही हूँ? 1। ठीक है, तो अब देखो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो मैं ऊपर से लेकर नीचे गई, कैसे? स्लाइडिंग करके। कभी स्लाइडिंग किया है? अरे बचपन में किया होगा ना स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग कैसे करते हो? ऊपर से। तो यानी ये जो कर्व बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व।
ऊपर से नीचे स्लोप करके आया ना, इस कर्व को क्या बोलते हैं बताओ? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व? टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व? क्या बोलोगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग. और ऑलरेडी मैंने आपको बोला एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है कि हम डायग्राम बनाकर चेक करेंगे कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं. हम लोग डायरेक्टली देखेंगे रिलेशन कैसा है वेरिएबल के बीच में. यहाँ पे वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन था? ऑपोजिट. एक बढ़ रहा था तो दूसरा. सो यानी इनवर्स रिलेशन का मतलब शेप ऑलवेज हैज टू बी. सो दैट इज व्हाई डिमांड कर्व हियर इज, अरे डाउनवर्ड स्लोपिंग. पैरेलल है ये. पैरेलल का मतलब जानते हो, कुछ भी मतलब बोलना है आप लोग को. सो देयरफॉर द शेप ऑफ द डिमांड कर्व हियर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब ध्यान से सुनना, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ डिमांड. यानी ये जो पूरा अभी आपने लेक्चर सुना, इसका और एक प्यारा सा नाम है. प्यारा सा क्या नाम है बताओ? लॉ ऑफ डिमांड. तो मैम आपने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा दिया क्या? हाँ. लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन बताओ, चलो बताओ. टेक अ डीप ब्रेथ, डोंट बी नर्वस. जो पढ़ा बता दो. अरे डरने का नहीं है, क्या होगा? गलत दोगे तो मैं एक बात ही तो सुनाऊंगी, सुन लेना. चलो जाओ तुम बोलो लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन. क्या क्या हिंदी में बोलो, क्या बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड? गुड विल फॉल, वाइस वर्सा, सेटेरस पेरिबस. वेरी गुड. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. क्या स्टेट कर रहा है बताओ? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, व्हिच मींस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब समझते हो ना, ऑपोजिट. सेटेरस पेरिबस. सेटेरस पेरिबस मतलब अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. कुछ था इसमें? अब ये लॉ ऑफ डिमांड को एक हवा बना रखा है. लॉ ऑफ डिमांड है सिलेबस में. क्या था ये लॉ ऑफ डिमांड? इन रिलेशन ही तो था. इनवर्स रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग. हो गया बस, खत्म. लॉ ऑफ डिमांड खत्म क्या? हाँ खत्म. ठीक है, क्लियर है? बताओ यहां तक पूरा क्लियर है? तो हमने अभी क्या डिस्कस किया बताओ? पहला फैक्टर. व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्टर? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? सेकंड फैक्टर. क्या है सेकंड फैक्टर? फुल फॉर्म बताओ. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स. बताओ क्या क्या? वेरी गुड. दो टाइप क्या है रिलेटेड गुड्स का? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दो टाइप क्या क्या बताओ? सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, अब हम लोग मस्ती से सीखेंगे सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री. ये सब तो बचपन में ही सीख लिया. एग्जाम्पल तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का. अरे बाबा, सब्स्टिट्यूट गुड्स सुनो. हाँ, इसमें हाथ उठाने का कोई सवाल ही नहीं, ऐसे ही बोलो ओपनली. क्या है सब्स्टिट्यूट गुड? दोस टी एंड कॉफी, दोस गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. एक नहीं मिला तो दूसरा से काम चला लिया. टी नहीं मिला, सर दर्द हो रहा है तो कॉफी पी लिया. कॉफी नहीं मिला तो टी पी लिया. लेकिन एडिक्शन है, कुछ ना कुछ तो चाहिए. बेड टी या बेड कॉफी का हमें आदत लग चुका है. ऐसा कौन सा बच्चा है जो बेड टी या बेड कॉफी पीता है या बेड ग्रीन टी पीता है? उठते साथ ही उसे चाहिए गरम गरम चाय या गरम गरम कॉफी. कोई है ऐसा? हाथ उठाओ. या नाश्ते के टाइम चाय चाहिए. मतलब इतने सीधे बच्चे हो, चाय कॉफी कुछ नहीं पीते तो दूध पीते होगे. क्या पीते हो? कुछ तो पीते होगे. अरे बाप रे, क्या पीते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर टी लवर्स? टी लवर मतलब चाय अच्छा लगता है. अरे चाय अच्छा लगता है, ठीक है. कॉफी अच्छा लगता है? पिलाऊंगी अभी, पिलाऊंगी सच में. टी भी अच्छा लगता है, कॉफी भी अच्छा लगता है. आप लोग को क्या अच्छा लगता है? कुछ अलग ही लेवल है क्या आप लोग का? बाप रे, गजब का ही बच्चा लोग है. क्या अच्छा लगता है? तो क्या सुबह रात दोपहर कोल्ड ड्रिंक ही पीता रहता है क्या? कोल्ड ड्रिंक सुबह से रात तक? बॉडी जो है ना, बॉडी का हड्डी सारा गल जाएगा इतना कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो. पेस्टिसाइड पीता है कोल्ड ड्रिंक, मतलब पेस्टिसाइड. और छोड़ दो अभी इंस्टेंटली पीना, ठीक है. ग्रीन टी पियो. टी कॉफी भी बेकार है, ग्रीन टी पियो. और और बताओ और क्या पीते हो? ये लोग तो बोल रहे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते. अरे क्या पीते हो आज तो बता के जाओ. कॉम्प्लान बॉय. आई एम ए कॉम्प्लान बॉय. ओके, सो ही इज अ कॉम्प्लान बॉय. कॉम्प्लान अगर मान लो स्टॉक आउट हो गया तो क्या पिएगा? बॉर्नविटा पी लेगा. तो सब्स्टिट्यूट हुआ ना, एक नहीं मिला तो दूसरा पी लिया. कि दोनों मिलाकर पीता है साथ में. थोड़ा सा कॉम्प्लान डालते, थोड़ा सा बॉर्नविटा, थोड़ा सा चाय डाल देते, थोड़ा सा कॉफी.
अरे एक नहीं मिला तो दूसरा पीता है ना. सो यानी दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर. दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन आई से आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग गुड. कॉम्पीट करते हैं ना एक दूसरे से. लाइक बॉर्नविटा कॉम्पीट्स विद कॉम्प्लान, कॉम्प्लान कॉम्पीट्स विद बॉर्नविटा. टी अगर नहीं मिला तो कॉफी पी रहे हो तो दोनों में झगड़ा होते रहता है ना दोनों गुड्स में. मेरा गुड पियो, वो बोलता है नहीं मेरा गुड पियो. तो यानी दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग गुड. अब ध्यान से सुनना. मैंने एक एग्जांपल लिया टी एंड कॉफी. ठीक है, क्या एग्जांपल लिया बताओ. टी एंड कॉफी. तो ध्यान से सुनना. मान लो टी का जो प्राइस है ना वो बहुत बढ़ गया. अभी लॉ ऑफ डिमांड पड़ा है. जिसका दाम बढ़ जाता है उसका डिमांड क्या कर देते हो. तो अगर टी महंगा हो गया है, चाय बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, तो अब क्या पीना पसंद करोगे. कॉफी ज्यादा पियोगे ना. तो टी का प्राइस बढ़ा तो आपने कॉफी का डिमांड क्या कर दिया. कॉफी का डिमांड क्या कर दिया, बढ़ाया कि गिराया. श्योर, सोच लो एक बार. राइस की फॉल. वेरी गुड. तो यहां पे क्या देखा, यहां पे क्या देखा, एक का प्राइस बढ़ा और दूसरा का डिमांड भी. यानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. यानी ये रिलेशन कैसा आया. So there exists a direct relationship between price of one good and demand for its substitute good. अब ध्यान से सुनना. टी वापस से सस्ता हो गया. टी वापस से क्या हो गया, सस्ता. टी का प्राइस क्या हो गया. तो अब क्या पीना पसंद करोगे, टी पियोगे. तो कॉफी का डिमांड क्या कर दोगे, कॉफी का डिमांड क्या कर दोगे. तो अगेन बोथ आर मूविंग इन द. तो कैसा रिलेशन हुआ. सो देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. जीरो. बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट गुड. प्राइस और डिमांड बोलने का मतलब है वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन कमोडिटी. बट यहां पे हम लोग कितना कमोडिटी का बात कर रहे हैं, एक का प्राइस और दूसरा का. जब आप ऐसा बोलते हो ना देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इसका मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट. बट हमने अभी ऊपर पढ़ा एक कमोडिटी का प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं होता, क्या होता है, इनवर्स. तो यहां पे आपको क्या लाइन बोलना पड़ेगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन price of one commodity and demand for its substitute goods. Ceteris paribus. अब ये क्या है, पता है आपको क्या है, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग. तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो डिमांड कर्व का शेप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप. अभी तो बोला था अगर ऑपोजिट है तो डाउनवर्ड, डायरेक्ट है तो मान लो मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बना रही हूं. मान लो मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का डायग्राम बना रही हूं तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो. पहले बताओ यहां पे क्या लिखूंगी, प्राइस लिखते हैं हमेशा. मान लो प्राइस ऑफ टी लिखा, मान लो यहाँ पे टी और कॉफी का डिस्कशन हो रहा है ना, तो नीचे में क्या लिखूंगी, डिमांड फॉर कॉफी होगा ना. दोनों में रिलेशन कैसा आया, अरे रिलेशन कैसा आया, तो शेप कैसा आएगा, ये नीचे से ऊपर गया, इसको क्या बोलते हैं. सो व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑल्सो नोन एज कॉम्पीटिंग गुड्स, ऑल्सो नोन एज अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग. अच्छा ऊपर में आपने एक चेंजेस नहीं करवाया. ये जो मैथमेटिकल फंक्शन था अभी हम लोग पीआर को अज्यूम कर रहे हैं कि चेंज हो रहा है, तो बार किसके ऊपर आ जाएगा, पीआर छोड़ के सबके ऊपर आ जाएगा. यानी अब की बार प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी भी चेंज. ठीक है, अब बताओ अदर गुड्स, दूसरा और कौन सा बचा, सब्स्टिट्यूट का डिस्कशन हो गया. अब नेक्स्ट बताओ कौन सा गुड्स बचा, नेक्स्ट गुड्स कौन सा बचा बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री. तो अब ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर जॉइंटली कंज्यूम्ड टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट. हम लोग साथ साथ खाते हैं, जॉइंटली कंज्यूम. एग्जांपल टी एंड शुगर, ठीक है, और ब्रेड एंड बटर, वेरी गुड, और कार एंड पेट्रोल, ओके, और पेन एंड रिफिल, पेन एंड पेपर, और हाँ इंक, पेन एंड इंक, ठीक है, और इतना सारा तो दे दिया मैम, कितना चाहिए आपको, ठीक है चलो सेटिस्फाइड. कुछ बोल रहे थे, और ब्रेड एंड बटर, ब्रेड अलग से खाते हो बटर अलग से खाते हो क्या, कि दोनों साथ में लगाकर खाते हो. बन में मस्का लगाकर खाते हैं ना, अरे मस्का मतलब बटर, बन मतलब ब्रेड, बन मस्का नहीं खाए हो कभी, बन मस्का अलग ही टेस्ट होता है. जो आप नॉर्मल ब्रेड खाते हो ना, बाहर में एक बन मस्का टाइप का ब्रेड मिलता है. मस्का मतलब उन लोग एकदम घर वाला मक्खन लगा कर देता है, व्हाइट वाला मक्खन नहीं होता वो. और बन मतलब एकदम ब्रेड, आज ही जाकर खाना, ठीक है, चाय वाले दुकान में मिल जाएगा. उसको क्या बोलते हैं बताओ, बन मस्का. जॉइंटली कंज्यूम्ड है क्या, कि बन अलग से खाते हो मस्का अलग से खाते हो. बोलो मस्का हम लोग खाते नहीं है, लगा देते दूसरों को, ब्रेड में लगा के खाते हो ना. तो अब ध्यान से सुनना, तो इसका एग्जाम्पल आपने बोला मैम ब्रेड एंड बटर है,
क्या एग्जाम्पल बोला बताओ? अब ध्यान से सुनना। मान लो ब्रेड बहुत महंगा हो गया है, ठीक है, ब्रेड का दाम बहुत बढ़ गया। अच्छा, कौन सा ब्रेड खाते हो आप लोग? ब्राउन ब्रेड? माय गॉड, एकदम मतलब हेल्थ कॉन्शियस बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। चलो, ब्रेड का दाम बढ़ गया तो ब्रेड खरीदोगे क्या? ब्रेड महंगा हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड ने क्या सिखाया? जो महंगा हो गया उसको आप कम कर दो। तो ब्रेड ही नहीं खरीद रहे हो, ब्रेड महंगा हो गया है, तो बटर का डिमांड क्या होगा? राइस की फॉल। सोच के बोलो, सोच के बोलो। वेरी गुड। तो यानी ब्रेड महंगा हो गया तो ब्रेड ही नहीं खरीदा तो बटर क्यों खरीदेगा? भले ही बटर सस्ता मिल रहा होगा तो भी आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि बटर को तो ब्रेड में ही लगाकर खाना है। कोई कच्चा बटर खा लेता है, ऐसा है? बटर को ऐसे फ्रिज से निकाल के खाने लग जाते हो? बोलोगे हाँ हम खाते हैं, खाते हैं। वो बोल रही है हम खाते हैं, कच्चा बटर खाते हैं। हम किशन कन्हैया आज के कलयुग के, कच्चा बटर खाते हैं। हम लोग एक्सेप्शनल लोग का बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ नॉर्मल लोग का बात कर रहे हैं। अरे तो इसमें ठीक है, वो अपना हेल्थ बना रही है, बटर खाना अच्छा है, हेल्थ बना रही है अपना, ठीक है। उसको पता है आगे जाके बहुत खटनी है इंटर फाइनल में, अभी से हेल्थ बना के रखो, आगे जाके खाने का मौका नहीं मिलेगा, तो जमा करिए अपने बॉडी में एनर्जी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली लोग बटर को अकेले प्रेफर नहीं करते, क्या चीज में लगाकर खाना पसंद करते हैं? तो अगर ब्रेड महंगा हो गया तो बटर का डिमांड आपने ऑटोमेटिकली क्या करवा दिया? क्या करवा दिया? और अगर ब्रेड सस्ता हो गया, ब्रेड का प्राइस फॉल हो गया, तो क्या करोगे? ज्यादा बटर खरीदोगे ना, ब्रेड ज्यादा खा रहे हो तो बटर भी तो ज्यादा लगाकर खाएंगे, नहीं तो मजा कहां से आएगा? तो क्या हो गया? बटर का डिमांड राइज हो गया। तो बताओ, ब्रेड और बटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट, एक का प्राइस बढ़ है दूसरे का डिमांड, यानी रिलेशनशिप कैसा आया? इनवर्स। शेप कैसा आएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में शेप कैसा हो गया? तो बताओ, बच्चे लोग बोलते ग्राफ समझ में नहीं आया, कुछ था इसमें समझने का? बताओ, डायग्राम बनाकर दिखाओ। चलो बताओ डायग्राम कैसा होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानते हो ना? बताओ वाई एक्सिस में क्या लिखूं? किसका प्राइस? आपका प्राइस। क्या प्राइस ऑफ क्या? और नीचे क्या लिखूं? डिमांड फॉर ब्रेड। डिमांड फॉर क्या होगा? रिलेशन कैसा आया? शेप कैसा आएगा? ऊपर से नीचे स्लाइड कर कर आ जाएंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। So as simple as that. Substitute goods also known as competing goods. Relationship is direct, shape is upward sloping. Complementary goods, inverse relation, shape is other factors remaining. So this completes your price of the related goods. This completes your price of the, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या है बताओ? आई। आई मतलब आप नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आई का मतलब क्या हो गया? एक बात बताओ, भगवान की दया से जब आपका क्लियर हो जाएगा ना प्रोफेशनल कोर्सेज, आप मान लो महीना का 1-1 लाख रुपया कमा रहे हो, ठीक है, महीना का लाख लाख रुपया कमा रहे हो, तो क्या करोगे? रुपया का क्या करोगे? क्या करोगे? इनकम बढ़ रहा है, क्या करोगे? सामान खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे, लग्जरी आइटम्स खरीदोगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करोगे, जो शायद आप पहले नहीं कर पा रहे थे, अपने जरूरतों को पूरा करोगे, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खाओगे, अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा रेस्टोरेंट जाओगे, अच्छा मोबाइल फोन खरीदोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे। सो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल राइज। लेकिन ना, बह गए। बह गए क्या मतलब? पैसा आते दिखाना, होश खो गए, फिर काम में मन नहीं लग रहा है, खाली उड़ा रहे हो, काम करना भूल गए, तो आपका जो बॉस है वो क्या करेगा? सैलरी और बढ़ाते जाएगा, गिरा देगा। तो आपका इनकम क्या कर दिया? गिरा दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से अपना कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, यानी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल फॉल। So when income of the consumer rises, demand for normal goods also rises. When income of the consumer falls, demand for normal goods also, other factors remaining. कुछ था इसमें? लेकिन नॉर्मल गुड्स होता क्या है? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स विच वी लाइक टू कंज्यूम। ब्रांडेड क्लोथ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ये सब मेरा क्या है? नॉर्मल गुड्स, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा घड़ी पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना, समझ में आ रहा है? इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नॉर्मल गुड्स में हमने सीखा कैसा रिलेशन आया बताओ? डायरेक्ट। नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन आया बताओ? डायरेक्ट, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन आया? डायरेक्ट। तो नेक्स्ट फैक्टर अभी हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? फटाफट बताओ। नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? बोलो। हम्म
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा बताओ, ध्यान से सुनना। इसमें दो गुड्स का डिस्कशन किया, एक नॉर्मल गुड्स और एक कौन सा बताओ, इंफीरियर। दो कैटेगरी ऑफ गुड्स होते हैं, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया इंफीरियर। जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रखे हो ना अभी हम मेरे सामने, ये नॉर्मल गुड्स है। ये सब क्या है बताओ, ब्रांडेड क्लोथ्स, गुड वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, द गुड फूड यू आर ईटिंग। जैसे बोला हम आलू पराठा खा के आए हैं, वो बोल रही हम सैंडविच खा के आए हैं, तो ये सब अच्छे लोग खा रहे हैं जिनका स्टैंड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। तो मैम इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स वो होता है घटिया पोचा क्वालिटी ऑफ गुड्स जो मजबूरी में हमें खाना पड़ता है जब हमारा इनकम ज्यादा नहीं होता है। तो आप लोग कैसे नॉर्मल गुड्स खा रहे हो? आपके मम्मी पापा की वजह से, आपके खुद की वजह से नहीं, ठीक है। अगर आपका इनकम जीरो है तो आपको हिसाब से इंफीरियर गुड्स ही खाना चाहिए, लेकिन वो तो मम्मी पापा की वजह से हम लोग नॉर्मल गुड्स खा रहे हैं, तो रेस्पेक्ट करो जो आपके पास है उसका। समझ में आया? तो अब इंफीरियर गुड्स क्या होता है? घटिया पोचा सड़ा हुआ क्वालिटी ऑफ गुड्स जो हमें खाना पसंद नहीं होता, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा इनकम हाई नहीं होता है ना, इसी वजह से हमें ये घटिया क्वालिटी ऑफ गुड्स को खाना पड़ता है। एग्जाम्पल, बाजरा, रागी, ज्वार, या वो जो रास्ते में आप देखे हो, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, चाय वाला के पास वो जो पाव ब्रेड नहीं मिलता, 1 रुपया पीस, 2 रुपया पीस, तो लोग अपना पेट कैसे भरते हैं? 1 रुपया का चाय लिया, 1 रुपया का पाव ब्रेड खाया, पेट भर गया। क्या उन लोग वो बड़ा बड़ा जो आप बोल रहे हो ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड, मॉरिश कंपनी का ब्रेड, मिल्क ब्रेड, ये सब खाने का पैसा नहीं है उनके पास? एक एक ब्रेड ही आता है मिनिमम 32 रुपया का, 40 रुपया का, 50 रुपया का। ब्रेड का पैकेट कितना का आता है? 40 रुपीज, 50 रुपीज का आता है ना। लेकिन ये वड़ा पाव ब्रेड होता है ना, 2 रुपया 3 रुपए का आता है पर पीस। तो उन लोग वही खाकर अपना पेट भर लेते हैं। ठीक है, कौन लोग? जिनका इनकम ज्यादा नहीं होता, जिनका इनकम ज्यादा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया? नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है? अच्छा, बहुत जन को आप देखते होगे एकदम घटिया फटा हुआ पुराना कपड़ा पहन रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स। वो सब क्या हो गया मेरा? तो अब ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरा जो सैलरी था ना, सपोज करो इट वॉज वेरी वेरी नॉमिनल। कितना था आप जानते हो? मैं डेली का 10 रुपया कमाती थी पहले। मैं डेली का कितना कमाती थी बताओ? ₹10 पर डे। ये मेरा इनकम था, ठीक है। ये मेरा क्या था बताओ? इनकम। मैं डेली का कितना कमाती थी? 10 रुपया पर डे। इज इट सफिशियंट फॉर अर्निंग नॉर्मल गुड्स? इससे क्या मैं नॉर्मल गुड्स खा सकती हूँ? तो बताओ मैं क्या कंज्यूम करती हूँ? घटिया क्वालिटी ऑफ सड़ा हुआ वड़ा पाव जो चाय वाले के पास मिलता है। अच्छा, आप वड़ा पाव से वो वाला वड़ा पाव मत समझने लग जाना, वो जो टेस्टी वाला एक आता है ना बीच में आलू पैटी लगाकर, बॉम्बे वाला विद चिली इन बिटवीन, वो वड़ा पाव का बात नहीं हो रहा है। ये चाय वाला वड़ा पाव का बात हो रहा है जो इंफीरियर गुड्स है, जो सस्ता क्वालिटी का आता है। तो जब इनकम 10 रुपया था ना, मुझे मजबूरन में क्या खाना पड़ता था? घटिया क्वालिटी ऑफ वड़ा पाव, जो मेरा क्या था बताओ? इंफीरियर गुड्स। भगवान की दया से मेरा इनकम डेली का 10 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया है। अभी भी मुझे क्या खाना पड़ेगा? क्या मेरा इनकम इतना बढ़ गया है कि मैं नॉर्मल गुड्स अफोर्ड कर सकती हूँ? अभी भी मुझे क्या खाना पड़ेगा? घटिया क्वालिटी ऑफ वड़ा पाव। अभी भी मुझे क्या खाना पड़ेगा? घटिया क्वालिटी ऑफ। लेकिन अब भगवान की दया से मेरा इनकम बढ़कर, मेरा इनकम 1 लाख से ज्यादा है। सुनो, अभी भगवान की दया से मेरा इनकम बढ़कर 100 रुपया हो गया पर डे का। कितना हो गया है? तो एक दिन का 100 रुपया यानी महीना का कितना? 3,000 रुपया तो हो गया। 3-4 हजार रुपया कमा लेते हैं अब, ठीक है। तो अब क्या मैं इंफीरियर गुड्स ही खाऊंगी? नहीं, अब मेरे पास वो जो आप लोग मिल्क ब्रेड, ब्राउन ब्रेड खा रहे हो ना, मेरे पास भी खाने का पैसा आ गया है। कितना का आता है पैकेट? 30 रुपया, 40 रुपया। मेरे पास 100 रुपया है, तो मैं खा सकती हूँ कि नहीं? मैं खा सकती हूँ कि नहीं? तो अब मैं क्या करूंगी? इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन क्या कर दूंगी? गिरा दूंगी। मैं इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन क्या कर दूंगी बताओ? गिरा दूंगी। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। पहले क्या हो रहा है? जब इनकम राइज हो रहा है तो मैंने इंफीरियर गुड्स को ही क्या किया? ज्यादा बढ़ाया। फिर एक लेवल जब मेरा क्रॉस हुआ इनकम का, 100 रुपया हुआ, तब मैंने इंफीरियर गुड्स को क्या कर दिया? कम। तो पहले अगर मैं बात करूं तो रिलेशन कैसा है? इनकम बढ़ रहा है और क्या हो रहा है? इंफीरियर गुड्स का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो दोनों का रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट। इनिशियली दोनों का रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट। फिर एक पॉइंट आया कि अब मेरा इनकम बढ़ रहा है ना, तो अब मैं वापस से इंफीरियर गुड्स खाने वाली ही नहीं हूं, क्योंकि अब मेरा औकात बढ़ चुका है। अब मैं भी क्या खा सकती हूँ? नॉर्मल गुड्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द कंजम्पशन ऑफ इंफीरियर गुड्स विथ, अब मैं इंफीरियर गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रही हूं किससे बताओ? नॉर्मल गुड्स से। तो अब क्या होगा मुझे बताओ?
अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन कैसा हो गया, इनकम बढ़ रहा है, इंफीरियर गुड्स मैंने क्या कर दिया, तो रिलेशन कैसा आया, तो इनिशियली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, लेटर ऑन देयर इज अ, so that is why income demand curve for inferior goods becomes backward bending. यानी अब inferior goods का शेप देखोगे कैसा बनेगा, do you want to see inferior goods का डिमांड कर्व कैसा दिखाई देता है, बैकवर्ड बेंडिंग. बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है समझो, यहां पे क्या लिखूं बताओ, बी केयरफुल एंड टेल मी, वाई एक्सिस में क्या लिखूं, सोच समझ के बताना. वेरी गुड. मैंने क्या बोला था, यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं ना, तो अभी कौन सा फैक्टर का डिस्कशन हो रहा है, प्राइस का डिस्कशन हो रहा है, इनकम का हो रहा है ना, और नीचे में क्या लिखूंगी, डिमांड फॉर, अभी कौन से गुड्स का बात हो रहा है, इंफीरियर गुड्स का ना. तो इनिशियली दोनों के बीच में मैंने क्या बोला था, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का मतलब शेप कैसा होता है, तो देखो मैंने अपवर्ड बनाया, ठीक है. फिर लेटर ऑन रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स में शेप कैसा होता है, तो डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे, तो बाद में डाउनवर्ड, तो ऑल टुगेदर शेप कैसा बन गया, ऑल टुगेदर शेप कैसा बन गया, क्या, बैकवर्ड बेंडिंग. इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग. सो डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स इज डैश शेप, क्या बोलोगे, ठीक है. तो आपको समझ में आया, इंफीरियर गुड्स वो क्वालिटी ऑफ गुड्स है, अगर इनकम बढ़ेगा ना तो हम इंफीरियर गुड्स को कम करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंफीरियर गुड्स को किसके साथ, नॉर्मल गुड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो अगर मान लो बैकवर्ड बेंडिंग ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, नन ऑफ द अबव, क्या टिक करके आओगे. क्वेश्चन इज सेम, ऑप्शंस को चेंज कर रही हूं, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन सी इन्वर्टेड एस शेप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. बैकवर्ड बेंडिंग नहीं दिया ऑप्शन में, सोच के बोलो. तब आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग टिक करके आना है. तब क्या टिक करके आना है बताओ, तब हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारा इनकम डायरेक्टली 10 रुपया से 100 रुपया हो गया, इनकम बढ़ा है, हमने इंफीरियर गुड्स कम कर दिया, बिकॉज वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट विद द कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड्स. तो यानी अगर बैकवर्ड बेंडिंग नहीं है ऑप्शन में, तब क्या सिलेक्ट करके आओगे बताओ, डाउनवर्ड. और मान लो दोनों ही नहीं है ऑप्शन में, तब इन्वर्टेड एसओएस मत टिक कर देना, तब क्या करोगे, नन ऑफ द अब. तो पहला ऑप्शन किसको दोगे, बैकवर्ड बेंडिंग, वो नहीं है तो किसको दोगे, दोनों ही नहीं है तो किसको दोगे. कोई दिक्कत है यहाँ तक, नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बना लोगे अपने आप, नॉर्मल गुड्स का डायग्राम बना लोगे अपने आप, कैसे होगा बताओ नॉर्मल गुड्स का डायग्राम. नॉर्मल गुड्स आर दोस गुड्स द डिमांड फॉर व्हिच राइजेस विद राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नॉर्मल गुड्स तो अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स है, तो मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम नॉर्मल गुड्स भी, इनकम गिरेगा तो नॉर्मल गुड्स भी, तो रिलेशन कैसा आया, तो शेप कैसा आएगा, तो एक ही डायग्राम होगा उसका, कोई कंफ्यूजन नहीं. तो बताओगे कैसा होगा उसका डायग्राम, ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग होगा ना. बताओ वाई एक्सिस में क्या लिखूंगी, नीचे क्या लिखूंगी, डिमांड फॉर क्या, हाँ बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में हमने दो टाइप के गुड्स का नाम पढ़ा, नॉर्मल एंड, नॉर्मल गुड्स में रिलेशन कैसा होता है, नॉर्मल गुड्स में रिलेशन कैसा होता है, शेप कैसा होता है, इंफीरियर गुड्स में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स, ठीक है, और शेप कैसा होता है. बट अगर हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया तो शेप कैसा आया, बैकवर्ड बेंडिंग. अरे इन डेप्थ एनालिसिस करवाया तो शेप कैसा आया, किस में बैकवर्ड बेंडिंग आया, इंफीरियर गुड्स. तो ये जो लेवल ऑफ इनकम है ना, जिसके बाद आपने डिमांड अपना बढ़ाया है, ये 100 रुपया होगा, तो ये मेरा क्या है, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम विच इज जस्ट एनफ फॉर योर सर्वाइवल. यानी इसके बिलो जितना आप इनकम कमा रहे थे ना, उससे आप सिर्फ जिंदा रह रहे थे, इसके बाद आपने जिंदगी एंजॉय करना चालू की है. तो ये जो मैंने लाइन था ना, ये लाइन क्या बोल रहा है, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम विच इज जस्ट एनफ फॉर योर सर्वाइवल. क्लियर है यहाँ तक. सो दिस कंप्लीट्स योर इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कोई डाउट है यहाँ तक. देखो नेक्स्ट फैक्टर क्या, फटाफट बताओ. अब दो फैक्टर एकदम इजी है. अब बार किसके ऊपर आ जाएगा, टेस्ट के ऊपर आ जाएगा क्या, वहां से हट जाएगा ना, आई के ऊपर रहेगा, एफ के ऊपर, अरे आई के ऊपर हटेगा कि रहेगा, कोई बोल रहा है हट जाएगा, किसके ऊपर नहीं रहेगा, टी मतलब टाइम नहीं, टेस्ट. कोई चीज टेस्टी लगता है तो उसका डिमांड ज्यादा करते हो, कोई चीज टेस्टी नहीं लगता है तो उसका डिमांड, बताओ चॉकलेट्स में कौन सा फेवरेट है. अब ये मत बोलना हम लोग चॉकलेट्स भी नहीं खाते, मेरा मतलब लग रहा है कि साधु संत बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं. चाय नहीं पीते हम लोग, कॉफी नहीं पीते हम लोग, चॉकलेट भी नहीं खाते, क्या खाते हो, मतलब फिर साधु संत नहीं, मतलब
मेरे को सिल्क कैडबरी बहुत पसंद है। सिल्क कैडबरी का नाम सुना है? ओरियो फ्लेवर वाला मेरा फेवरेट है। ठीक है, सारी गर्ल्स का ओरियो फ्लेवर फेवरेट हो गया। ठीक है, चलो आज से तो बताओ, अगर कोई चीज टेस्टी लग रहा है, कितना खा लेती हो एक दिन में? एक पूरा खा लेती हो। ठीक है, कितने देर में? 2 मिनट में। ठीक है, तो कोई चीज टेस्टी लग रहा है तो उसका डिमांड बढ़ा रहे हो ना। कोई चीज टेस्टी लग रहा है तो उसका डिमांड क्या कर रहे हो? कोई चीज टेस्टी नहीं लगता है, क्या टेस्टी नहीं लगता? करेला। ठीक है, करेला नहीं अच्छा लगता। करेला कोई है जिसको अच्छा लगता है यहाँ पे? इसको करेला भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोई चीज हेल्दी होता है, कोई चीज टेस्टी नहीं लगेगा तो उसका डिमांड क्या कर दोगे? गिरा दोगे। तो ध्यान से सुनना, व्हेन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मूव्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, फेवर मतलब अच्छा, तो डिमांड क्या होगा? राइज। व्हेन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स अगेंस्ट द कमोडिटी, डिमांड विल फॉल। सेटिरस, उसका मतलब आपको पता है क्या होता है? अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग। सो व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, ये ग्रेटर देन का साइन का मतलब हुआ मूव्स इन फेवर, तो डिमांड क्या करेगा? राइज। एंड व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स अगेंस्ट द कमोडिटी, सॉरी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स अगेंस्ट द कमोडिटी, ये लेस देन का साइन मतलब अगेंस्ट द कमोडिटी, तो डिमांड क्या करेगा? फॉल। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग। अब कोई चीज कितना टेस्टी लगता है, ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट, सो नो ग्राफ फॉर दिस, इसके लिए कोई ग्राफ नहीं है। कोई चीज कितना टेस्टी लगता है उसको ग्राफ में मैं कैसे बताऊं? तो इसलिए कोई डायग्राम नहीं है इसके लिए। ठीक है, लास्ट फैक्टर कौन सा बचा बताओ? एफई। लास्ट फैक्टर कौन सा बचा? एफई का फुल फॉर्म फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एफई का फुल फॉर्म फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो बार किसके ऊपर हट जाएगा? टी के ऊपर बार। ठीक है, अभी एफई के ऊपर बार, यानी यहाँ कौन सा प्राइस चेंज हो रहा है? फ्यूचर। प्रेजेंट प्राइस चेंज, प्रेजेंट प्राइस के ऊपर क्या बैठा हुआ है? बार। कौन चेंज हो रहा है? ये मार्कर देखे हो कितने का आता है? 10 रुपया का। ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, 3,000 4,000 रुपए का आता है। ठीक है, तो 4,000 का ये पेन है। प्रेजेंट प्राइस इसका कितना है? 4,000। प्रेजेंट प्राइस इसका कितना है? ध्यान से सुनना, इसने मुझे आकर बोला कि मैम ये पेन तो आपको डेली लगते रहता है, मैंने अभी सुना है मेरे इनर इन्फॉर्मेशन से, मेरा सोर्स है भाई लोग के संग, तो उसने मुझे बताया है कि कल 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 इस पेन का दाम ना बढ़कर 6,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे बाप रे, कल 6,000 हो जाएगा? माई गॉड, आज 4,000 में मिल रहा है, कल कितना हो जाएगा? तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा बताओ? मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? मैं पक्का बाजार जाऊंगी और ऐसा 2-3 तो पेन लेकर घर में स्टॉक कर दूंगी। यस और नो? तो यहां पे क्या हुआ? व्हेन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस राइजेस, फ्यूचर प्राइस, प्रेजेंट डिमांड, प्रेजेंट डिमांड, बट प्रेजेंट प्राइस इज रिमेनिंग। प्रेजेंट प्राइस तो 4,000 ही है, फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है। सो व्हेन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस राइजेस, प्रेजेंट डिमांड एंड फ्यूचर प्राइस इज रिमेनिंग। समझ में आया? अब इसका उल्टा केस पढ़ते हैं। कितना दाम है इसका? फिर वो वापस मेरे पास आया। ठीक है, बोल रहा है मैम ये जो पेन है ना, मुझे खरीदने जाना था, मैं जा ही रही थी खरीदने, नया बैच आप लोग का चालू हुआ था ना, तो मैंने सोचा आज नए पेन से पढ़ाऊंगी। मैं जा ही रही थी कि इसने मुझे आकर बोला रुक जाइए मैम। मैंने बोला क्या हुआ भाई? मार्कर ही तो खरीदने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेन है खरीदने जा रही हूँ। अरे बोला हाँ रुकिए ना, बता रहे क्या हुआ। ये जो आप मार्कर खरीदने जा रहे हो ना, रुक जाइए ना, कल खरीद लीजिएगा। अरे आज बैच है ना नया, तो क्या हुआ, एक दिन पोस्टपोन कर दीजिए, कल खरीद लीजिएगा। मनी माइंडेड है, बोल रहा है कल खरीद लीजिएगा। इसका दाम कल गिरकर 1,000 रुपया होने वाला है। कितना रुपया होने वाला है? तो वेट कर लीजिए ना मैम, एक दिन वेट कर लीजिए, कल खरीद लीजिएगा। तो अब ध्यान से सुनना, फ्यूचर प्राइस गिरने वाला है, मैंने प्रेजेंट डिमांड क्या कर दिया? गिरा दिया। मैं वेट कर लूंगी क्या? हाँ, मैं भी लालची, वो भी लालची, मैं वेट कर लूंगी। ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो वेट कर लेंगे, कल खरीद लेंगे। वो 1,000 रुपया होने वाला है, तो कौन 4,000 में खरीदेगा? कल खरीद लेंगे ना, 3 पेन खरीद लेंगे तब तो। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, अपना प्रेजेंट डिमांड क्या कर दिया? गिरा दिया। मैंने अपना प्रेजेंट डिमांड क्या कर दिया? तो फ्यूचर प्राइस इज फॉलिंग, प्रेजेंट डिमांड इज, जोर से बोलो, फॉलिंग, प्रेजेंट प्राइस रिमेनिंग, other factors remaining. So this is the relationship becomes what?
फ्यूचर प्राइस बढ़ रहा है, प्रेजेंट डिमांड भी क्या हो रहा है, फ्यूचर प्राइस गिर रहा है तो प्रेजेंट डिमांड भी क्या हो रहा है. सो बोथ आर मूविंग इन द रिलेशनशिप. कैसा हो गया? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग. डायग्राम. वाई एक्सिस में क्या बनाओगे? एफ वी. वेरी गुड. एक्स एक्सिस में क्या बनाओगे? डिमांड फॉर क्या? एक्स. कमोडिटी का नाम ही भूल गए. ठीक है. यहाँ पे रिलेशन कैसा आया? शेप कैसा आएगा? फ्री हैंड. हम लोग चैंपियन बन गए, कोई भी डायग्राम तो बना लेंगे, है कि नहीं बताओ. तो दिस कंप्लीट्स योर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. पूरा क्लियर है कि नहीं बताओ. वापस से मुझे बताओ, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बोलता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स and various what factors which influences demand is called demand function. ठीक है. The functional relationship between demand and various factors which affects your demand is called what? Individual demand function. सारा फैक्टर्स मैं पूछती जा रही हूँ, आप मुझे रैपिड फायर राउंड की तरह आंसर्स देते जाओगे. आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? फुल कंसंट्रेशन हियर. मैं क्वेश्चन थ्रो करूंगी, आप मुझे आंसर थ्रो करोगे. हम लोग कैच कैच खेल रहे हैं. ठीक है. चलो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी और डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स. इस रिलेशनशिप का प्यारा नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? टेक्निकल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड quantity demanded, which states when price will rise quantity demanded will fall and vice versa. Ceteris. The shape of the demand curve here is downward sloping. Next factor, price of the related goods. Two types, substitutes and substitute goods are also called as competing goods. Example, टी अगर महंगा हुआ तो कॉफी का डिमांड, टी का प्राइस गिरा तो कॉफी का डिमांड. रिलेशन कैसा आया? शेप कैसा आया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में शेप हमेशा कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जॉइंटली कंज्यूम टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर ह्यूमन वांट. ब्रेड महंगा हो गया तो बटर को, रिलेशन कैसा हो गया? शेप कैसा हो गया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल एंड normal goods are those goods the demand for which rises with rise in income of the consumer and vice versa. Ceteris paribus. Wheat, rice, good quality of clothes that we wear, all are example of what? Normal goods. Demand curve for normal goods is dash shaped. अरे सैलरी लाख रुपया उठा रहे हो, नॉर्मल गुड्स नहीं बढ़ाओगे? इनकम बढ़ गया तो नॉर्मल गुड्स. तो रिलेशन कैसा हुआ? शेप कैसा होगा? Inferior goods are those goods the demand for which falls with rise in income of the consumer, क्योंकि they are घटिया पोचा क्वालिटी ऑफ गुड्स. और अगर हमारा इनकम बढ़ेगा ना तो हम भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे. इंफीरियर गुड्स को छोड़ देंगे और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी जगह? नॉर्मल गुड. तो यहाँ रिलेशन कैसा आया? इनवर्स. लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस किया तो शेप कैसा आया? बैकवर्ड बेंडिंग. ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो क्या सिलेक्ट करके आओगे? When taste and preference moves in favor of the commodity, demand will. When taste and preference moves against the commodity, demand will. Other factors remaining. No graph for this. Future expected price rises. Present demand. हाँ, फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो आज ही खरीद के रख दोगे ना. एंड फ्यूचर प्राइस फॉल्स, प्रेजेंट डिमांड विल, क्योंकि फिर फ्यूचर में खरीदेंगे जब दाम गिरेगा. रिलेशन कैसा आया? शेप कैसा आएगा? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग. क्या बोलते हैं उसको? डिमांड इज इक्वल टू डैश प्लस डैश. डिजायर प्लस. व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ डिमांड? Quantity, price, time and place. Three features of demand. Demand always means effective demand. Desire plus purchasing power. Demand depends upon utility. Greater is the utility, greater will be the. Number three, demand is a dash concept. It varies from person to person, place to place, time. Law of demand क्या state करता है? किसके बीच में? किसके बीच में? चलो एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, आंसर देना. हाँ, लर्न हो गया जो भी क्लास में पढ़ाया आज? हाँ या ना? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दे रहा है भाई. क्या स्टेट कर रहा है बताओ? एग्जाम में ये सवाल आया. दिस मैथमेटिकल फंक्शन इज गिवन, व्हाट इट इज स्टेटिंग. दो ऑप्शन दे रही हूं. डिमांड फंक्शन, नंबर टू लॉ ऑफ डिमांड. इतना एनर्जी के संग गलत आंसर दिया है. क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ डिमांड.
क्योंकि यहाँ पे तो क्या किस चीज का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस और डिमांड ना, और सिर्फ प्राइस और डिमांड के रिलेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन कब होगा, जब सारे फैक्टर्स लिखूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन कंप्लीट होना, पहले ही मत चालू हो जाना। बताओ। अरे जोर से बोलो जो भी बोलना है। कितना जन बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड, हाथ उठाओ। कितना जन बोल रहा है डिमांड फंक्शन, हाथ उठाओ। डिमांड फंक्शन, अरे कुछ तो बोलना होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है दोनों में ही हाथ नहीं उठाएगा, एक में तो हाथ उठाना ही पड़ेगा ना। ठीक से उठाओ बड़ा हाथ, गलत हो। क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, बार साइन है, तो अगेन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रिलेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड, सो दिस इज अगेन लॉ ऑफ डिमांड, बार साइन है ना। चलो एक चीज और देती हूं, अब बताओ, अब कोई भी चेंज हो सकता है ना, किसी के ऊपर बार साइन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, इंडिविजुअल। सब याद रहेगा, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, आंसर देना। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। क्या लिखा समझ में आ रहा है ना, प्राइस पर यूनिट गिर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रहा है, ये टेबल क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। वेरी गुड। इनवर्स रिलेशन है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। कहना ही से अब की बार मैंने टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, टेबल ड्रॉ करके बनाया ना, सो कहना ही से दिस इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस एंड डिमांड, ऑन प्राइस एंड डिमांड टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका एक प्यारा सा नाम है डिमांड स्केड्यूल। क्या बोलते हैं इसको बताओ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, डिमांड स्केड्यूल। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या दिखाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने क्या दिखाया बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या टैब्यूलर दिखाया है, टेबल है, क्या है, ग्राफ। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डैश स्केड्यूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डैश डिमांड कर्व। क्लियर है यहां तक, टेक आउट योर मैट, मैट निकालो, मार्किंग करवाऊंगी। इंडेक्स दिखाई दे रहा है, चैप्टर 2 खोलो, पेज नंबर 9। चैप्टर 1 जो है ना हम लोग एकदम एंड में करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है, पेज नंबर 9 खोलोगे, खोला, आओ, थ्योरी ऑफ डिमांड मार्क करो, चलो सब कुछ देखोगे जो भी पढ़ाया है सब यहाँ पे है। डिमांड refers to the quantity of a particular commodity which a consumer is ready, willing and able to purchase at a particular price and at a particular period of time। पूरा सेम टू सेम डेफिनेशन है, मार्क करो। ये छोटा वाला डेफिनेशन दिखाई दे रहा है, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, मार्क करो। वहां पे लिखो अ बेगर कैन डिजायर, डिजायर अंडरलाइन करो, फॉर अ बंगलो ही कैनॉट डिमांड because he doesn't have purchasing power। Please write down, a beggar can desire for a bungalow, he cannot demand because he doesn't have the purchasing power। Because he doesn't have the purchasing power। Mayank,
If the price of tea and coffee is same, then in case law of demand will operate. Law of demand is talking about the relationship between only one commodity. उसी का price, उसी का demand. ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो गुड्स का बात नहीं करते, वहां तो पी आर कॉन्स्टेंट होगा ना, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. लिख लिया यहां तक? 3 एलिमेंट्स मार्क करो, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड प्लेस. फिर वहां पे ऊपर जाकर लिखो फीचर्स ऑफ डिमांड. फीचर्स ऑफ डिमांड. जब भी मैं डीडी लिखूंगी, डीडी मतलब डिमांड होता है. हाँ, डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी. प्लीज राइट डाउन. डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी. और यहां पे लिख लेना यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस. दोनों अलग होता है, पता है ना आपको. नंबर 2, डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिमांड. मैट में ही लिखो, कॉपी में मत लिखो, ठीक है, फिर नहीं तो फिर आप कॉपी में ढूंढते रहोगे कहाँ लिखे हो. पूरा ये मैट को ही फॉलो करना है. और पेंसिल मत यूज करना, नहीं तो ये मैट का पेपर क्वालिटी ऐसा है, कुछ दिन बाद पेंसिल विल बी गेटिंग इवापोरेटेड. डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिमांड. और इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? लिख लो, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर. और नंबर 3 आपको पता है, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फ्लो कॉन्सेप्ट के पास आप लिख सकते हो, अगर आपको लग रहा है याद नहीं रहेगा. फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम. वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, place to place, and time to time. So that is meant by the word demand is a flow concept. Varies from person to person, place to place, time to time. Done? लिख रहे हो क्या अभी भी? Is it done? चलो नीचे आओ. डिमांड फंक्शन दिखाई दे रहा है. रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स. नाउ लुक एट दिस मैथमेटिकल नोटेशन विच यू नो ऑलरेडी. क्या है वहां पे? पी एक्स लिखो, एक्स इज मिसिंग देयर. पी एक्स लिख लो उसको. एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप. डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स. प्राइस, इनकम, फ्यूचर प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस. प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नंबर ऑफ बायर्स, क्वालिटी. डिटर्मिनेंट्स वर्ड का मतलब होता है फैक्टर्स. डन? चलो नीचे आओ. अब एक एक करके सारे फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस किया गया. सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी. कैसा रिलेशन था? इनवर्स. किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटरस पेरिबस. कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकल नोटेशन? पी राइजेस, डी फॉल्स, पी फॉल्स, डी राइजेस. ये समझ में आ रहा है? सब शॉर्टकट्स यहाँ पे लिखा है मैंने. ये डायग्राम समझ में आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखो वहां पे, डाउनवर्ड स्लोपिंग. और लिखो इनवर्स रिलेशन. और इस रिलेशन का और एक नाम क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड. तो वहां लिख लो लॉ ऑफ डिमांड. इसको लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं. राइट डाउन. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. 2 टाइप्स. सब्स्टिट्यूट, टी, कॉफी. सब्स्टिट्यूट को और एक नाम देख रहे हो क्या है? कॉम्पीटिंग, है ना. और वहां रिलेशन कैसा था? डायरेक्ट. किसके बीच में? प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट. सेटरस पेरिबस. कैन यू सी द डायग्राम? कैसा है वहां? अपवर्ड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ब्रेड एंड बटर. इनवर्स रिलेशन होता है. डायग्राम देख रहे हो? डाउनवर्ड. डन? नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट. शेप कैसा होता है? अपवर्ड. एग्जांपल व्हीट राइस. इंफीरियर गुड्स में क्या बोला था? इनवर्स. शेप बैकवर्ड. लेकिन अगर बैकवर्ड बेंडिंग ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑब्लिक देकर वहां लिख लो. क्या लिखोगे? सो प्लीज राइट इट डाउन देयर.
अब वहां पे ना नॉर्मल और इंफीरियर का डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, तो अपने हाथों से बना लो। एक नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व बनाओ, एक इंफीरियर गुड्स का। तो नॉर्मल गुड्स के लिए तो क्या अपवर्ड स्लोपिंग बना लोगे, यहाँ क्या लिखोगे इनकम, और नीचे क्या लिखोगे डिमांड, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, एनजी मतलब नॉर्मल गुड्स, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स का शेप कैसा बनाओगे बताओ, बैकवर्ड बेंडिंग याद है ना, ऐसा, ऊपर में इनकम, नीचे में क्या डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, आईजी, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, आईजी मतलब इंफीरियर, एनजी मतलब नॉर्मल। लिख लिया, क्यों मैट नहीं मिला, मार्किंग कर लेना, ठीक है। ये लिख लो बैकवर्ड बेंडिंग, इसमें एग्जाम्पल याद रहेगा ना, 10 रुपया से 20 रुपया, 20 रुपया से 100 रुपया, वड़ा पाव, याद रहेगा ना बोले एग्जाम्पल। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, moves in favor, demand rises, moves against, demand falls, future expected rises, demand rises, future falls, present demand falls, direct relationship। शेप अपने आप बना लोगे अपवर्ड स्लोपिंग इसका। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नीचे आओ, डिमांड स्केड्यूल में और डायरेक्टली नीचे, और डिमांड स्केड्यूल दिखाई दिया, क्या लिखा हुआ है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज डिमांड स्केड्यूल। कैन यू सी दिस टेबल, टेबल क्या शो कर रहा है, प्राइस गिर रहा है, डिमांड राइज हो रहा है, प्राइस पर केजी मैंगोज का गिर रहा है और डिमांड फॉर मैंगोज राइज हो रहा है ना, तो ये डिमांड स्केड्यूल है। फिर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। क्लियर है, तो देखो मैंने जो भी पढ़ा है एग्जैक्टली सारे के सारे पॉइंट्स आपको मैथ में मिले कि नहीं मिले, सो दैट इज व्हाई आई से यू डोंट हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने आप को ऐड कर लोगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर यू द नंबर। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे। लेकिन जब भी आप मेरा नेक्स्ट क्लास आओगे, मेक श्योर यू आर गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक एंड देन कम, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास पहले आपसे पूछूंगी, फिर उसके बाद नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लासेस। अगर अभी तक MEPL क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का से सब्सक्राइब कर देना, और फटाफट जो है बेल आइकॉन प्रेस कर देना। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, मैं एक बार फटाफट दिखा देती हूँ कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। www.meplclasses.com में आप जा सकते हो, www.meplclasses.com, www.meplclasses.com में आप जाओगे, वहां पे आपको कोर्सेज वाला मेन्यू दिखाई देगा, उसमें आपको जो भी कोर्स अवेल करना है वो सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल CA फाउंडेशन सिलेक्ट किया, CA फाउंडेशन में कैटेगरीज विथ मैथ सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर दिखाई दे देगा। फिर ये जो है इसमें फर्दर प्रोमो कोड्स एंड ऑल एप्लीकेबल है, तो जो करेंटली गोइंग प्रोमो कोड है वो सिलेक्ट करोगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द different fee structure depending upon the validity you are availing for, 6 months 9 months वैलिडिटी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के बेसिस पे इस तरह से आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। और अगर अभी तक MEPL क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन सारे वहां आएंगे, ठीक है। और आज के लिए यहीं तक। क्लास कैसा लगा जरूर से अपना फीडबैक देना कॉमेंट सेक्शन में जाकर, और लाइक बटन हिट कर दो। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।